आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स एग्जाम्पल 2.4। इससे पहले हम ये समझ लें कि समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि कोई पॉइंट मान करके अगर त्रिज्या में कोई सर्किल यानी वृत्त खींचा जाए तो उस वृत्त की परिधि जो है उसका केंद्र से दूरी सब जगह बराबर है। तो उस सर्किल के पथ पर सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, उसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इसको इस तरह समझिए कि जैसे प्याज ले लें हम, और प्याज का जो छिलका है तो उसकी जो ऊपरी सतह है सरफेस, तो एक प्याज का छिलका हटा दें तो जो सतह निकलेगी वहाँ सब जगह पोटेंशियल बराबर होगा, दूसरी सतह निकाल दें वहाँ सब जगह पोटेंशियल बराबर होगा। इस प्रकार से, ना कि सतह से केंद्र तक बराबर होगा, सेंटर तक। तो इस बात को समझना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, कहाँ है। जब ये नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होगी। तो एग्जाम्पल 2.4 देखिए, कह रहा है चित्र 2.15 में दर्शाए अनुसार चार आवेश भुजा डी वाले किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर व्यवस्थित किए गए हैं। तो ये चार चार्ज हैं, इनको ये वर्ग है, वर्ग मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होते हैं। स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो यहाँ पर ABCD चार प्रकार के चार्ज रख दिए गए हैं। कह रहा है ए में कह रहा है कि इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बी में कह रहा है कोई आवेश Q0 ये जो केंद्र में है वर्ग के केंद्र ई पर लाया जाता है। तो इस सेंटर ई पर लाया जाता है तथा चारों आवेश अपने शीर्षों पर दृढ़ रहते हैं। ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको ये बताना है कि ये स्क्वायर है ABCD, इसके कॉर्नर पर चार आवेश रखने के लिए कितना कार्य किया जाएगा। फिर पूछ रहा है कि Q0 एक प्रकार का चार्ज है जिसको इस स्क्वायर के सेंटर पॉइंट ई पर लाया जा रहा है, तो इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा लाने में। तो ये हमको बताना है। तो इसको देखते हैं, ये प्लस Q चार्ज है, माइनस Q है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है। तो देखिए कह रहा है कि चूंकि किया गया कार्य आवेशों की अंतिम व्यवस्था पर निर्भर करता है, उन्हें किस प्रकार एक साथ लाया गया है पर निर्भर नहीं करता। तो कहने का मतलब है कि जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि जो वर्ग है वो जो आवेश रखे गए हैं उनके व्यवस्था पर निर्भर करेगा, ना कि इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उस चार्ज को वहाँ किस प्रकार से लाएं। पाथ इंडिपेंडेंट है, पथ पर निर्भर नहीं करेगा कि कैसे उसको व्यवस्थित किया गया। अब कह रहा है हम आवेशों को A, B, C तथा D पर रखने के एक ढंग के लिए आवश्यक कार्य का परिकलन करेंगे। तो ABCD जो चार्ज रखे गए हैं उसको जो रखा गया उस ढंग के लिए आवश्यक कार्य का कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए पहले आवेश प्लस Q को A पर लाया जाता है, तत्पश्चात आवेशों माइनस Q, प्लस Q तथा माइनस Q को क्रमशः B, C तथा D पर लाया जाता है। तो ये माना गया है कि सबसे पहले A पॉइंट पर हम प्लस Q रखते हैं, उसके बाद माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q को B, C, D पर रखते हैं। किए गए कुल कार्यों का परिकलन निम्नलिखित चरणों में किया जा सकता है। तो अब कितना वर्क होगा उसको क्रम से समझने का प्रयास करिए। तो देखिए आवेश प्लस Q को A पर लाने में किया गया कार्य, जब कहीं भी कोई आवेश नहीं है तो यह शून्य होगा। अब देखिए बात समझने की है कि जब हम वोल्टेज यानी पोटेंशियल का फार्मूला लिखते हैं
तो v इक्वल टू 1/4πε0 q अपान r लिखते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखते हैं तो 1/4πε0 q अपान r स्क्वायर लिखते हैं। जब हम वर्क का फार्मूला लिखते हैं तो 1/4πε0 q1 q2 अपान r लिखते हैं, यानी q1 q2 दो आवेश आ गए। तो जब तक कोई आवेश अकेला होगा तो दूसरे के द्वारा प्रतिकर्षण या आकर्षण नहीं होगा, तो अकेले आवेश में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा। जब तक वो दूसरा कोई आवेश उसके पास नहीं लाया जाएगा तब तक आकर्षण या प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं शो होगा, तब तक कोई कार्य नहीं होगा। तो जब प्लस क्यू को ए पर रखा जा रहा है तो वर्क 0 होगा, यानी कार्य शून्य होगा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा आवेश नहीं है। आवेश माइनस क्यू को बी पर लाने में किया गया कार्य जब प्लस क्यू शीर्ष ए पर है। अब देखिए, जब अब बी पर हम माइनस क्यू रखेंगे तो पहले से प्लस क्यू है, तो अब आकर्षण होगा, क्योंकि माइनस है ये प्लस है। तो जब आकर्षण या प्रतिकर्षण शो होगा तो कार्य होगा। अब बी पर आवेश गुणे ए पर आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु बी पर स्थिर वैद्युत विभव। तो अब दो आवेश आ गए, तो ए और बी पर जो है स्थिर वैद्युत विभव कितना है, तो कार्य बराबर होता है W इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। W इक्वल टू QV हमने आपको पहले ही बताया है। तो B पॉइंट पर अगर देखा जाए तो B पॉइंट पर कार्य क्या होगा, आवेश यानी चार्ज गुणे ए पर आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु बी पर स्थिर वैद्युत विभव। तो ए पर जो आवेश प्लस क्यू है उसके कारण बी पर कितना स्थिर वैद्युत विभव होगा। तो विभव का फार्मूला होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R होता है। तो ये R जो है, जो A पॉइंट है, इससे B तक की दूरी जो है, रेडियस जो डिस्टेंस है वो R है। तो यहाँ पर देखिए D माना है तो उसने D रखा है। तो ये B पॉइंट पर जो आवेश है B पर, और ये A पर जो है, तो A के कारण B पर कितना पोटेंशियल है ये पूरा है, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला Q अपान 4πε0, यहाँ R रखा है, हम D रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में D माना है। तो ये Q और Q माइनस Q स्क्वायर हो जाएंगे अपान 4πε0 D हो जाएगा, क्योंकि B से A की दूरी इसने D माना है। तो यहाँ पर R की जगह D रख दिया। तो ये आवेश माइनस Q को B पर लाने में किया गया कार्य हो जाएगा, क्योंकि कार्य W इक्वल टू होता है Q इंटू V। अब ये चिन्ह सहित Q रखना है, तो यहाँ पर माइनस Q है B पर, इसलिए माइनस Q रखा गया, इसको ध्यान देना। अब देखिए आगे क्या है, दूसरे पॉइंट तो हो गया, तीसरा पॉइंट क्या है, आवेश प्लस Q को C पर लाने में किया गया कार्य। अब देखिए जब C पर लाएंगे तो A और B पर तो पहले से मौजूद है, पहले B पर लाया गया तो केवल ये मौजूद था, इन दोनों के कारण कार्य। अब C पर जब हम प्लस Q रखेंगे तो ये दो पहले से मौजूद हैं, तो इन दोनों के कारण हमें कार्य परिकलित करना पड़ेगा। तो ये बीच की दूरी इसके लिए D हो जाएगी, और इसके लिए ये डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच की दूरी है। और विस्थापन जैसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का काम हमारा क्या कर रहा है, पोटेंशियल, और डिस्प्लेसमेंट का कार्य कौन कर रहा है, ये बीच की डिस्टेंस जो है, यही डिस्प्लेसमेंट। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो लिया जाएगा। तो ये होगी, जैसे हम मैकेनिक्स में वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, तो यहाँ पर जो वर्क इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज निकालेंगे, तो वोल्टेज में जो 1/4πε0 Q अपान नीचे R रहता है, ये R डिस्प्लेसमेंट ही रखेंगे, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये यहाँ से जाके यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर भी हम डिस्प्लेसमेंट ही रखेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट ये हमको निकालना पड़ेगा।
विकर्ण कह सकते हैं इसको। तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आवेश प्लस क्यू को सी पर लाने में किया गया कार्य जब प्लस क्यू शीर्ष ए पर तथा माइनस क्यू शीर्ष बी पर है, ये दोनों पहले से मौजूद हैं। तो यह सी पर आवेश गुणे ए तथा बी पर आवेशों के कारण सी पर विभव। तो सी पर जो आवेश है, आवेश कितना है प्लस क्यू। अब ए तथा बी पर आवेशों के कारण विभव, तो ए के कारण कितना है, ए के कारण, तो ए के कारण ये वाली दूरी ली जाएगी, ये वाली। तब ये दूरी हम लोग निकालेंगे कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। जो पाइथागोरस थ्योरम थी उसमें कहा गया था कि दो भुजाओं का योग बड़ी वाली भुजा, दो भुजाओं के स्क्वायर का योग बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो इसको AC मान लें। अगर इसको हम खींचेंगे तो इसको AC मान लेते हैं, A से C तक है। तो ये D है तो ये भी D होगी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में सारी डिस्टेंस बराबर है। अब हमको ये निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो हो जाएगा 2D स्क्वायर अंडर रूट, या यूँ कर सकते हैं रूट 2 इंटू डी, इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए C पर प्लस 1/4πε0 Q अपान R की जगह d√2 रख दिया है, जो हमने अभी निकाला। ये बीच का डिस्प्लेसमेंट है A और C का, प्लस ये B पर देखिए। अब देखिए B पर जो है आवेश वोल्टेज पोटेंशियल, तो B पर तो ये डिस्टेंस D है, तो सीधा सीधा रख देंगे। तो ये देखिए सीधा सीधा रख दिया -Q/4πε0 D, ये पोटेंशियल है B पॉइंट पर, B पर चार्ज -Q है, तो -Q/1/4πε0 -Q/D हो गया। इसको सॉल्व किया तो आ गया -Q² 4πε0D 1 - 1/√2, ये हो जाएगा थर्ड। अब देखिए चौथे पॉइंट में अब D पर भी लाया जा रहा है, तो A और B और C पर पहले से चार्ज मौजूद है, अब D पर लाया जा रहा है, तो A, B, C तीनों के कारण जो है हम जो D पर चार्ज लाया जा रहा है तो तीनों के पोटेंशियल का गुणा करेंगे, क्योंकि W = Q × V होता है। तो V जो पोटेंशियल है वो A, B, C तीनों के कारण होगा। तो इसको देखते हैं। तो आवेश -Q को D पर लाने में किया गया कार्य जब +Q शीर्ष A पर, -Q शीर्ष B पर तथा +Q शीर्ष C पर उपस्थित है पहले से। तो यह D पर आवेश गुणे A, B तथा C पर आवेशों के D पर विभव है। तो कार्य बराबर आवेश गुणे विभव, यानी W = Q × V। तो Q जो है D पर कितना है और A, B और C के कारण पोटेंशियल कितना है D पर। तो D पर चार्ज -Q और A के कारण पोटेंशियल, B के कारण, C के कारण, ऐसे क्रम से इसको लिखेंगे। तो +Q देखिए, अब ये D पर पोटेंशियल कितना है, D पर, A पर और C पर, इसको ध्यान देना है। तो D पर तो देखिए A से D की डिस्टेंस कितना है, इधर D है तो ये भी D होगा, क्योंकि स्क्वायर में सारे D होंगे, क्योंकि स्क्वायर में सारी आर्म बराबर होती हैं। तो A के कारण D पर कितना होगा -Q, ये W = Q × V होता है, तो D पर Q है -Q। अब A के कारण पोटेंशियल D पर कितना है 1/4πε0 +Q/D, प्लस अब C के कारण कितना है, ये C के कारण, तो ये हमने C के कारण निकाला है
सी के कारण नहीं, बी के कारण, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब बी के साथ ये डायगोनल बनाएगा। ये पहले जब निकालते थे तो सी के कारण डायगोनल बनाता था, अब यहाँ निकाल रहे हैं तो ये बी के कारण डायगोनल बनेगा। तो अब ये बी के कारण बीच की दूरी √2d होगी, जैसा हमने पहले निकाला था। तो अब बी के कारण कितना हो जाएगा, -q/4πε0d√2, जैसे यहाँ पर सी के कारण आया था। तो सी पे +q वोल्ट चार्ज था, यहाँ पर -q है बी पर। अब ये आ जाएगा हमारा सी के कारण, तो सी के कारण ये डिस्टेंस d है और यहाँ पर +q है। तो देखिए सी के कारण q/4πε0d हो गया। इसको सॉल्व किया तो आ गया -q²/4πε0d 2 - 1/√2। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे। अब चारों चरणों 1, 2, 3 तथा 4 के कार्यों को जोड़ने पर आवश्यक कुल कार्य, अब सबको अगर एडिशन कर दें तो टोटल वर्क हमें निकल के आ जाएगा। तो सबको जोड़ दिया तो एक कॉमन हो गया -q²/4πε0d। अब ये पहले 0 हो गया, क्योंकि जब q अकेला था तो वर्क 0 था, तो 0 प्लस, अब जब b रखा गया तो इतना वर्क था, तो यहाँ पर जब कॉमन ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस c जब रखा गया तो 1 - 1/√2 था, और जब d भी रख दिया गया तो 2 - 1/√2 हो गया। इन सब को जोड़ा गया तो आ गया -q²/4πε0d, ब्रैकेट में बचा 4 - √2। यह कार्य केवल आवेशों की व्यवस्था पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि इन्हें कैसे व्यवस्थित किया गया है। परिभाषा के अनुसार यह आवेशों की कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा है। तो यही जो वर्क है यह इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, जिसको स्थितिज ऊर्जा हम लोग कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार आवेशों को किसी भी अन्य क्रम में लेकर इसी कार्य या ऊर्जा को परिकलित करने का प्रयास कर सकते हैं, यानी दूसरी जगह चार्ज रख करके हम फिर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और यह देखकर अपने को संतुष्ट कर सकते हैं कि हर प्रकरण में ऊर्जा समान रहती है। यही आंसर आएगा, चार्जों को अगर पोजीशन बदल दें तब भी ये कहने का मतलब है। जबकि चारों आवेश A, B, C तथा D पर हैं, आवेश Q0 को बिंदु E पर लाने में किया गया अतिरिक्त कार्य Q0 × A, B, C तथा D पर हैं, आवेशों के कारण E पर स्थिर वैद्युत विभव के बराबर है। अब देखिए जो एक केंद्र पर जो है ये जो आवेश रख दिया गया E पॉइंट पर, ये Q0, तो इसके कारण कितना कार्य होगा, तो वर्क = चार्ज × पोटेंशियल होता है। तो चार्ज ये Q0 हो जाएगा और इन चारों जो आवेश व्यवस्थित किए गए हैं इनके कारण इस सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा उसका गुणा कर देंगे, तो इसको यहाँ पर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो निकल आएगा। तो इसको ध्यान से समझिए और समझने का प्रयास करिए। तो जब हम Q0 × A, B, C तथा D पर हैं, जो चार्ज हैं उन पर आवेशों के कारण E पर, यानी जो सेंटर में है बिंदु पर, स्थिर वैद्युत विभव यानी पोटेंशियल के बराबर है कार्य। तो स्पष्ट रूप से बिंदु E पर स्थिर वैद्युत विभव 0 है, क्योंकि A तथा C पर आवेशों के कारण विभव B तथा D पर निरस्त हो जाते हैं। अतः बिंदु E तक किसी भी आवेश को लाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो अब इसको समझिए कि पहली बात तो देखिए इस फिगर में ये सेंटर पर है, तो ये डिस्टेंस हो चाहे ये डिस्टेंस हो चाहे ये डिस्टेंस हो चाहे ये डिस्टेंस हो, सब बराबर है। तो अब देखिए D और B दोनों ये -q है, ये -q है, तो इनके कारण जो पोटेंशियल होगा ये +q है, ये +q है, तो इनके कारण जो पोटेंशियल होगा, दो पॉजिटिव हैं दो निगेटिव हैं। अब ये बीच के डिस्टेंस रख करके अगर हम पोटेंशियल निकालें तो इन दोनों के कारण -q के कारण -q के कारण जो पोटेंशियल होगा वही +q और +q के कारण होगा, क्योंकि बीच की दूरी बराबर है, बस चिन्ह अलग होगा। तो जब हम पोटेंशियल को जोड़ेंगे तो अलग चिन्ह की वजह से वो घट जाएगा, घट करके पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा जो है बिंदु ये
इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से इसको लाने में कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात समझने का प्रयास करना। अब अगला पॉइंट देखिए हमारा आ जाता है बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। यानी कोई एक्सटर्नल फील्ड है, उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज, पहले हम किसी एक अकेले चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, यानी एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। कोई एक आवेश रखा गया है, एक चार्ज रखा गया है, उसके कारण कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी जब कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा तब। तो देखिए अनुभाग यानी सेक्शन 2.7 में विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्रोत का विशेष उल्लेख किया गया। स्रोत मतलब सोर्स, आवेश तथा उनकी स्थितियां तथा उन आवेशों यानी चार्ज के निकाय यानी सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी निर्धारित की गई है। इस अनुभाग में हम इससे संबंधित परंतु भिन्न प्रश्न पूछते हैं। किसी दिए गए क्षेत्र में किसी आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। किसी दिए गए क्षेत्र में यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर कोई चार्ज Q रख दिया गया है, तो अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो वास्तव में यह प्रश्न आरंभ बिंदु था जो हमें स्थिर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की धारणा की ओर ले गया था। देखिए अनुभाग 2.1 तथा 2.2 यानी सेक्शन 2.1 तथा 2.2 देखना है, परंतु यही प्रश्न हम फिर दोबारा यह स्पष्ट करने के लिए पूछ रहे हैं कि किस रूप में यह अनुभाग 2.7 को में की गई चर्चा से भिन्न है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ जो चर्चा हुई है इसके पहले, वहाँ पर बाहरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, यहाँ पर बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो अब किस प्रकार से अब जो कहा जा रहा है ये अलग है पहले से। तो यहाँ पर देखते हैं, बता रहा है कि यहाँ प्रमुख अंतर यह है कि अब हम यहाँ पर किसी बाह्य क्षेत्र में आवेश अथवा आवेशों की स्थितिज ऊर्जा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम जो है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है में जो चार्ज है या बहुत सारे चार्ज हैं उन वहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसमें बाह्य क्षेत्र E उन दिए गए आवेशों द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता जिनकी स्थितिज ऊर्जा का परिकलन हम करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले जो हम पढ़ते थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज लाए जा रहे थे उनके कारण उत्पन्न हो रहा था, यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ पर हम चार्ज पार्टिकल को लेकर के जा रहे हैं या उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रख रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E उस स्रोत द्वारा उत्पन्न किया जाता है जो दिए गए आवेश या आवेशों की दृष्टि से बाह्य होता है। कहने का मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन चार्ज के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता, किसी अन्य सोर्स द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बाह्य स्रोत ज्ञात हो सकता है परंतु प्रायः ये स्रोत अज्ञात अथवा अनिर्दिष्ट होते हैं। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है वो हमें पता भी हो सकता है, लेकिन लगभग जो है ज़्यादातर नहीं पता होता। जो कुछ भी यहाँ निर्दिष्ट होता है यानी जिसके बारे में हम जानते हैं वो है विद्युत क्षेत्र E तथा बाह्य स्रोतों के कारण विद्युत स्थिर वैद्युत विभव V। तो कह रहा है जो कुछ भी हमें ज्ञात होता है वो ये होता है कि उस स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और वो भी बाह्य स्रोत के द्वारा। हम यह मानते हैं कि आवेश Q बाह्य क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करता। तो जो आवेश Q है ये चार्ज पार्टिकल जो एक्सटर्नल सोर्स है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है उसको ये प्रभावित नहीं करता। यदि Q अत्यधिक छोटा है तो यह सत्य है अथवा कुछ अनिर्दिष्ट बलों के प्रभाव में बाह्य स्रोतों को दृढ़ रखा जा सकता है। तो ये कह रहा है कि बाह्य जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल है
उसको क्यू तब नहीं प्रभावित करेगा जब ये बहुत छोटा है, तब ये बात सत्य हो सकती है। अथवा कुछ अनिर्दिष्ट बलों के प्रभाव में बाह्य स्रोतों को दृढ़ रखा जा सकता है, या इस क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा जिससे एक्सटर्नल फील्ड और पोटेंशियल उत्पन्न करने वाले जो स्रोत हैं वो इसके फोर्स के कारण, बल के कारण अपना स्थान बदल सकते हैं। तो अगर उनको दृढ़ रखा जाए, यानी वो अपनी जगह पर किसी खूंटी से बंधे हों या कोई पकड़ के बैठ जाए, तो भी क्यू के कारण उनमें परिवर्तन नहीं होगा। तो दो बातें की जा सकती हैं। यदि क्यू परिमित है तो भी इसके बाह्य स्रोतों पर प्रभाव की उन परिस्थितियों में उपेक्षा की जा सकती है। कहने का मतलब क्यू अगर सीमित है, लिमिटेड है, तो भी हम इसको, इस बात को कह सकते हैं, जिसमें बहुत दूर अनंत पर स्थित अत्यधिक प्रबल स्रोत हमारी रुचि के क्षेत्र में कोई परिमित क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है उससे एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस करने वाला जो सोर्स है वो इनफाइनाइट पर है, अनंत पर है, और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। फिर ध्यान दीजिए, हमारी रुचि किसी बाह्य क्षेत्र में दिए गए आवेश Q तत्पश्चात आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा निर्धारित करने में है। हमें बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले सोर्स की स्थितिज ऊर्जा में कोई रुचि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल फील्ड या पोटेंशियल है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, उसकी मात्रा कितनी है, इस बात पर हम नहीं जोर दे रहे हैं। हम इस बात पर जोर कर दे रहे हैं कि जो आवेश Q है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बाहरी सोर्स द्वारा लग रहा है उसके कैलकुलेशन से हमें मतलब है, ना कि हमें इस बात से मतलब है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल है उसके कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी है और वो कहाँ से आ रहा है, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं। अब देखिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र ही तथा तदनुरूपी बाह्य विद्युत विभव V का मान एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने में परिवर्तित हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जब फार्मूला हम लिखते हैं तो E = 1/4πε0 Q/r² लगते हैं। तो r का स्क्वायर है, मतलब जो डिस्टेंस है दो आवेशों के बीच उसमें चेंज करने से E बदल जाएगा। इसी प्रकार V का जब फार्मूला लिखते हैं तो 1/4πε0 Q/r लिखते हैं, यानी यहाँ भी r है तो वोल्टेज बदल जाएगा डिस्टेंस चेंज करने से। तो वही कह रहा है कि E और V अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो सकते हैं, यानी परिवर्तित हो सकते हैं। परिभाषा के अनुसार किसी बिंदु P पर विभव V एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो अगर हम परिभाषा देखें तो कोई पॉइंट P चुन लें तो इनफाइनाइट से किसी चार्ज Q को इस P पर लाने में जो कार्य किया जाता है वही उस पर पोटेंशियल के रूप में संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसको इस तरह समझिए कि कोई ईंट उठा करके आप छत पर ले जाइए, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस छत पर जाने के बाद वो ईंट पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एनर्जी इकट्ठा हो गई। अब हम ले तो गए अपने मर्जी से, लेकिन पत्थर को छत से छोड़ देंगे तो अपने आप नीचे आएगा, क्योंकि उस पर पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा है। तो इसी प्रकार कह रहा है कि किसी चार्ज को अगर इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P पर लाया जाए तो लाने में जो वर्क किया जाएगा वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाएगा। तो वही पोटेंशियल यानी विभव है, जैसा अभी हमने ईंट को लेकर के छत में चढ़ने पे बताया कि ईंट जब छत पे ले जाएंगे तो जो वर्क करेंगे छत पे ले जाने के लिए ईंट को, तो वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। फिर जब छत से हम ईंट को छोड़ेंगे तो अब ईंट को हमें जमीन में ले नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने आप नीचे आ जाएगी, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। हम निरंतर ही अनंत पर विभव को शून्य मानते रहेंगे, तो इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल है उसको जीरो मानते रहेंगे। अतः किसी आवेश Q को अनंत यानी इनफाइनाइट से बाह्य क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य QV होता है। अभी हमने पीछे बताया W = QV।
यह कार्य आवेश Q में स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यह कार्य जो ये चार्ज पार्टिकल है इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जैसा अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया। यदि बिंदु P का किसी मूल बिंदु के सापेक्ष कोई स्थिर सदिश R है तो हम यह लिख सकते हैं कि किसी बाह्य क्षेत्र में आवेश Q की R पर स्थिर ऊर्जा, तो ये हो जाएगा W = QV होता है, और स्टैटिक यूनिट वेक्टर जो है स्थिर सदिश पोजीशन वेक्टर, तो उसको भी लिख देंगे। अब वेक्टर है इसलिए इसको कैपिटल में लिखा गया, या तो कैपिटल में लिखिए या इसके ऊपर एरो लगा दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो पोजीशन को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पोजीशन वेक्टर का गुणा किया गया, क्योंकि मूल बिंदु के सापेक्ष कोई स्थिर सदिश है। तो यहाँ पर VR बिंदु R पर बाह्य विभव है, यह पोटेंशियल है VR, एक पोजीशन बता रहा है कि इसकी पोजीशन इनफाइनाइट से किस प्रकार से है। तो ये वोल्टेज है जो बिंदु P पर जिसको माना गया था वहाँ पर एक्सटर्नल पोटेंशियल है। इस प्रकार यदि आवेश Q कहें या E कहें तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव माना जाता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव माना जाता है। ध्यान दीजिए, होता नहीं है, माना जाता है। हमने मान लिया है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। हम इसको उल्टा भी वैज्ञानिक अगर मान लेते तो उल्टा हम लोग मानते। तो ये कूलाम का कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी भुवांतर डेल्टा V बराबर 1 वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है तो वह ऊर्जा Q डेल्टा V बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल अर्जित करेगा। अब चूंकि W = QV है तो Q का मान इतना है, और वोल्टेज डिफरेंस दो पॉइंट के बीच अगर 1 है तो कह रहा है कि तब एनर्जी कितनी हो जाएगी, W = QV होता है तो QA है, और वोल्टेज 1 हो गया तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 जूल एनर्जी अर्जित करेगा कोई चार्ज पार्टिकल या कोई इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का है या प्रोटॉन। ऊर्जा के इस मात्रक को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर। चूंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल होता है, तो यही जूल हमारा, चूंकि ये पोटेंशियल है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको कहा जाता है, EV। तो 1 EV बराबर निकल के अभी इतना आया है, तो 1 EV = 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आधारित मात्रकों का सर्वाधिक उपयोग आणविक, नाभिकीय तथा कण भौतिकी में किया जाता है, यानी मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एवं पार्टिकल फिजिक्स में किया जाता है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻³ का गुणा कर दीजिए। जैसे 1 किलोग्राम = 10⁻³ ग्राम होता है, वैसे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 है, इसमें 10⁻³ का गुणा होगा तो -16 हो जाएगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻13। 10⁻6 का इसमें गुणा करेंगे तो 10⁻13 बचेगा। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब इसमें 10⁻9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 19 है, इस पर करेंगे, ये गलत बता दिया, इस पर हमेशा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10⁻³ होगा तो 10⁻−16 बचेगा। यहाँ पर 10⁻6 का गुणा करेंगे तो 10⁻−3 बचेगा। 10⁻9 का गुणा करेंगे तो 10⁻10 बचेगा। 1 T इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा अगर, तो 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 × 10⁻7 जूल होगा। इसे भौतिकी भाग 1 कक्षा 11 पृष्ठ 119 सारणी 6.1 में पहले ही परिभाषित किया जा चुका है। तो ये चीज जो यहाँ पर बता रहे हैं इसको पहले ही बताया जा चुका है।
ये टी का मतलब टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, TERA, टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको देख लीजिएगा NCERT में कक्षा 11 वाली में दिया गया। तो इतना हमने पढ़ा आज, बस यहीं तक। अब आगे अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।